Welcome my dear genius friends, welcome to your favorite channel Bodhi Tree friends. Today we are going to solve question paper of social science and question paper number 3. So in the beginning of the video I will humbly request you to subscribe this channel and share it maximum with your friends. So now let's start. ये जो हमारा सेक्शन बी है इसमें 2 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ कल्चर. तो व्हाट इज कल्चर? तो कल्चर इज ए सम ऑफ हैबिट्स, वैल्यूज, कस्टम्स एंड ट्रेडिशन एंड कंडक्ट ऑफ लाइफ स्टाइल ऑफ ह्यूमंस. तो ह्यूमंस की हैबिट्स क्या है, जैसे किसी पर्टिकुलर एरिया में जो ह्यूमन बींग्स है उसकी हैबिट क्या है, वो कौन कौन से कस्टम यानी रीति रिवाज परंपरा का पालन करते हैं, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, उसको हम बोलते हैं कल्चर. इन अदर वर्ड्स इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ. कल्चर मीन्स वे ऑफ लाइफ, लोगों का जीने का जो तरीका, दैट इज कल्चर. कल्चर कंप्राइज ऑफ द बिहेवियरल पैटर्न्स एंड इंटरेक्शंस बिटवीन मेंबर्स ऑफ सोसाइटी. सोसाइटी, किसी भी पर्टिकुलर सोसाइटी के मेंबर्स जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं, वो एक दूसरे किस तरह कम्युनिकेट करते हैं. कल्चर इज ए काइंड ऑफ नॉलेज दैट इज पास डाउन द जनरेशन. एक जनरेशन दूसरे जनरेशन को जो नॉलेज पास करती, जो वैल्यूज पास करती, दैट इज कल्चर. इट कंप्राइज ऑफ ऑल द ट्रेडिशन, हैबिट्स, कस्टम्स, बिलीव्स एंड कैपेबिलिटीज दैट आर एक्वायर्ड बाय द पीपल बाय वर्च्यू ऑफ बीइंग ए मेंबर ऑफ द सोसाइटी. यानी किसी पर्टिकुलर सोसाइटी में जो हैबिट्स, जो वैल्यूज, जो कस्टम्स, जो ट्रेडिशंस जो एक मेंबर को मिलती है, उसके हम सब को कहते हैं कल्चर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ निग्रोइड्स. तो निग्रोइड्स यानी हब्सी, इसको याद रखना है. तो दीज पीपल कम फ्रॉम साउथ अफ्रीका. तो जब व्हेन यू डिस्क्राइब द निग्रोइड्स then you have to keep in your mind the people of South Africa. So उनके फिजिकल फीचर्स क्या हैं? तो उनके फिजिकल फीचर्स है, दे आर ब्लैक, हैविंग द हाइट ऑफ 4 to 5 feet एंड कर्ली हेयर. ब्लैक होते हैं, दे हैव कर्ली हेयर एंड देयर हाइट इज 4 to 5 feet एंड दे आर नोन एज हफ्सी एंड दे केम टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका वाया बलूचिस्तान. नेक्स्ट इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन भवई. तो भवई जो है इसकी जो शुरुआत की थी असाइड ठाकर ने. ही वॉज अ ब्राह्मीण, यजुर्वेदी ब्राह्मीण. व्हाट इज यजुर्वेदी? तो ही हैड अ नॉलेज, कंप्लीट नॉलेज ऑफ यजुर्वेद. तो उन्होंने बहुत सारे वेद शुरू किए थे, उसमें 650 वेद थे. उसमें जो रामदेव का जो वेद था वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हुआ था. सो इट इज़ वन काइंड ऑफ स्ट्रीट ड्रामा. ये जो स्ट्रीट ड्रामा होता है इसमें ज़्यादा एक्सपेंडिचर नहीं होता है और ये इसमें इंटरटेनमेंट के साथ साथ मोरल वैल्यूज, मोरल लेसन्स इसमें दिए जाते हैं. तो भवई रिप्रेजेंट्स स्पेशल फैक्शनल एक्सप्रेशंस बेस्ड ड्रामा. असाइड ठाकर हैज स्टार्टेड दिस art in the Gujarat. So Bhavai was started by Asai Thakur. ये नाम आप लोग माइंड में रखिएगा. This art form provides cheap entertainment and is very popular among the common people. अब तो ये देखने को नहीं मिलता है. It is one kind of street drama और इसको जो common people थे उनमें ये परफॉर्म किया जाता था. It is mostly performed on open stages without curtains. It is presented in light method using a musical instrument and music. This remains the speciality of Bhavai. They use a instrument and that instrument is known as bhungad. इसको बोलते हैं भुंगड़. It is one type of trumpet and इसमें this is very cheap because there is no requirement of stages and curtains. This type of drama is performed in very simple way. Bhavai स्पेशली प्रोजेक्ट्स द बैड ट्रेडिशन एस्पेक्ट्स ऑफ द सोसाइटी. सोसाइटी में जो बैड ट्रेडिशंस है उसको ये फोकस करते हैं और एक मोरल वैल्यू, एक लेसन सिखाते हैं, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. इन्होंने ये जो भवई का जो थीम थी उसमें उसके कारण गुजरात में गर्ल एजुकेशन भी बढ़ा था.
In today's time, people also perform Bhavai with Bhuggad, as I have explained to you, and sing hymns. और इसमें ये जो hymns यानी जो मंत्र वगैरह श्लोक वगैरह गाते हैं. Topic like saving girl child, बेटी बचाओ, grooming girl child and other social related problems are expressed by characters like Rangla Rangli, बराबर, झंडा झूलन and Ramdev. Rangla Rangli, these are comic characters. Ramdev and Jhanda Jhulan, these are the center characters, main characters of Bhavai. Okay, and this was encouraged very well during the Solanki era. Solanki era में जो राजा थे सिद्धराज जयसिंह, उन्होंने इसको काफ़ी प्रमोट किया था. And one thing I want to tell you friends, this is a very lengthy question. So now this question, the weightage of this question is only 2 marks. So if you write only 5 points, that is sufficient. But these 5 points must be important points. आपको 5 points लिखने हैं, लेकिन वो सारे important होने चाहिए. You don't need to write very very long answers. Okay? Time management is very important so that you can complete your question paper within 3 hours. What is Ras? Explain in short. The word Ras has been derived from a word Raso, which means dance on the tune of music in circular path. Music पे जो म्यूजिक होता है उसके ऊपर सर्कुलर पाथ में डांस करते हैं. दैट स्टाइल इज नोन एज रास एंड दैट वर्ड हैज बीन डिराइव्ड फ्रॉम रासो. देयर इज ए स्टोरी सेइंग दैट नरसिंह मेहता हैड विटनेस्ड द रास लीला ऑफ लॉर्ड कृष्णा विथ लॉर्ड्स ब्लेसिंग. अब ये वृंदावन में कुंज गली है. वृंदावन में भगवान कृष्ण, ऐसा माना जाता है कि हर रोज वो रास वहाँ पे करने आते हैं. और वहाँ जो वृंदावन में जो उसमें कोई भी व्यक्ति वहाँ रात को रुक नहीं सकता है. तो नरसिंह मेहता, ही वॉज अ ग्रेट डिवोटी ऑफ भगवान श्री कृष्ण. सो ही रिक्वेस्टेड भगवान श्री कृष्ण एंड बाय द ब्लेसिंग ऑफ भगवान श्री कृष्ण ही कुड सी द रास लीला. In Gujarat, people play Ras Garba during the festival of Navratri and Janmashtami. Dandiya Ras is a type of Ras. People play Ras with colorful and decorated metal or wooden dandiyas. इसमें डांडिया से अपने रास खेलते हैं. Sometimes pots are used to play Ras. जो गरबा होता है, पोट्स को सर पे रख के डांस करते हैं. The influence and spread of Vaishnav sect has made Ras more popular. What is Vaishnav sect? तो जो भगवान विष्णु के डिवोटी होते हैं, भगवान विष्णु के जो अवतार हैं, बराबर 12 अवतार है, जैसे भगवान राम है, कृष्ण है, बराबर नरसिंह अवतार है. ये जो अवतार है भगवान राम के, भगवान विष्णु के, उनको जो लोग फॉलो करते हैं, उनको जो वर्शिप करते हैं, दे आर नोन एज वैष्णव. और जो भगवान शिव की पूरा करते हैं उनको दे आर नोन एज सेव. ओके, ये चीज को याद रखना. तो वैष्णव जो सेक्ट था वो फैला, उसके बाद रास लीला बहुत ही पॉपुलर हुई. टू प्ले रास, वीमेन वेयर ट्रेडिशनल एम्ब्रॉयडरी चनिया चोली एंड मैन वेयर एम्ब्रॉयडर्ड धोती एंड केडिया. दीज आर द ट्रेडिशनल क्लोथ्स, जो गुजरात के ट्रेडिशनल क्लोथ्स है जो रास में पहनते हैं. इट इज नॉट कंपल्सरी बट जनरली इन मॉडर्न टाइम दे पीपल वियर दिस टाइप ऑफ क्लोथ्स. व्हाट आर दे? द मैन वियर केडिया एंड धोती. ओके, अब इट इज बिलीव्ड कि भगवान कृष्ण ने कलाई पट्टू करके एक आर्ट होता है, युद्ध की कला है. इट इज ऑल्सो ए फॉर्म ऑफ रास. बागी फिल्म में आपने देखा होगा, उसमें जो बताया गया है केरल में जो कलाई पट्टू, दैट आर्ट ऑफ वॉर वॉज ऑल्सो इन्वेंटेड बाय भगवान श्री कृष्ण. राइट शॉर्ट नोट ऑन सन टेम्पल ऑफ कोणार्क. तो कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसमें हमको लिखना है. तो सन टेम्पल ऑफ कोणार्क इज सिचुएटेड नियर द बे ऑफ बंगाल एट पुरी डिस्ट्रिक्ट इन ओडिशा. ओडिशा में बंगाल की खाड़ी के किनारे पर यह आया हुआ है. इट वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द 13th century ड्यूरिंग द रेन ऑफ किंग नरसिंह वर्मन फर्स्ट ऑफ गंग डायनेस्टी. This chariot temple drawn by 7 horses tools the form of chariot of sun god. It is believed कि भगवान सूर्य जो है 7 घोड़ों के रथ पे बैठ करके आते हैं.
So this chariot temple is also constructed in that way. There are 7 horses driving the chariot, and these 7 horses depict the 7 days of a week. It has 12 massive wheels, providing beauty to the pedestal of the temple, and these two wheels represent 12 months of the year. And this temple has been built by black stones. Therefore, it is also known as Black Pagoda. Pagoda means temple, and this temple is made by black stone. Therefore, it is known as Black Pagoda. So they may ask question or write a short note on Black Pagoda. So you should keep in your mind that Sun Temple of Konark is also known as Black Pagoda. So these minute details must be there in your mind. Okay. These remains reflect the sculpture and civilization of 13th century in Odisha, and it is also believed कि भगवान कृष्ण के पुत्र थे सांब. दिस सन टेम्पल वॉज मेड बाय सांब. इतना प्राचीन है ये मंदिर. वॉट इज ह्यूमस? दैट इज ए प्रिंटिंग मिस्टेक. इट इज नॉट ह्यूमन्स बट ह्यूमस. वॉट इज ह्यूमस? तो ह्यूमस इज एन ऑर्गेनिक मैटर इन विच कंटिन्यूअस बायोलॉजिकल, बायोकेमिकल एंड केमिकल प्रोसेस टेक प्लेस. यानी इन अर्थ में जो चीज़ों में बायोलॉजिकल बायोकेमिकल प्रोसेस चलता रहता है, उस लेयर को अब क्या कहते हैं? ह्यूमस. ह्यूमस इज द टॉप लेयर ऑफ सॉइल क्रिएटेड एंड मेंटेन बाय द डिके ऑफ ऑर्गेनिक मैटर थ्रू द कंबाइंड एक्शन ऑफ सॉइल, एनिमल, बैक्टीरिया एंड फंगस. तो हमारे जो सॉइल है उसमें जो ऑर्गेनिक मैटर जो सड़ता रहता है, जैसे किसी एनिमल की डेड बॉडी है, ट्री का कोई पार्ट है, तो वो जो उसमें सड़ता रहता है, डीके होता रहता है, तो उसके कारण जो चीज़ बनती है दैट इज नॉन एज ह्यूमस. फंगस, बैक्टीरिया उसको क्या सड़ा देते हैं, दैट इज नॉन एज ह्यूमस. व्हाट इज नेशनल पार्क? तो एनिमल्स एंड नेचुरल ब्यूटी आर प्रोटेक्टेड इन नेशनल पार्क. The interference of mankind is least in it. इसमें mankind का interference nil होता है. Only officers go here for administrative purpose. Only officers are allowed in this national park. Hunting and movement of tourists is restricted. Hunting allow नहीं होती है, tourists यहाँ पे movement नहीं कर सकते. It is an area where one or several ecosystems exist and where plants and animals species, geomorphological sites and habitats are of specific, educative and recreative. अब now understand this question. What is ecosystem? जैसे मान लो कोई नेशनल पार्क है, तो उसमें कोई बड़ा सा पॉन्ड होगा, तालाब होगा, लेक होगा, उसमें जो उसका एक अलग इकोसिस्टम है. कोई पर्टिकुलर की वहाँ पे वेजिटेशन देखने को मिलेगा, वो एक अलग तरह का इकोसिस्टम. फिर वहाँ पे जो ट्राइब्स लोग रहते हैं उस नेशनल पार्क में, उनका एक अलग से इकोसिस्टम है. सबको नेचुरल वे में वहाँ पे सर्वाइव करने दिया जाता है. दैट इज नेशनल पार्क. तो देयर आर 89 नेशनल पार्क्स इन इंडिया. The scientists are concentrating upon the development of solar energy. So one thing I would like to suggest you that do not claim the answers. Answer को रटना नहीं है. Just try to understand. What is solar energy? The energy that we get from the sun. And why it is becoming popular? Because it does not make any kind of pollution. It is unlimited. On the other hand, the other resources like petroleum, coal, they make the air polluted. They are the source of pollution and they are limited. Therefore, the scientists are using and solar energy in a great way. So the sun is a primary energy resource. हमारे जितने भी resources है उसका जो main जो center है that is sun. It generates excessive energy out of which only 1,000 million part is received on earth. 1,000 million part ही हमारे अर्थ पे आता है. It is at 1 kilowatt per square meter. एक स्क्वायर मीटर में 1 किलोवाट एनर्जी ये सन हमको देता है.
द सन सप्लाइज 1 लाख टाइम मोर एनर्जी देन द टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस इन द वर्ल्ड। हम जितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं उसका 1 लाख टाइम एनर्जी सन हमको देता है। द साइंटिस्ट कॉन्सेंट्रेट अपॉन सोलर एनर्जी डेवलपमेंट, इट इज मोर रिलायबल एंड पॉल्यूशन फ्री एनर्जी। सो एज वी नो दैट इट इज more reliable and it is pollution free, therefore the scientists are concentrating on solar energy. Solar energy can be converted into electrical energy. अभी हमारे घरों में जो solar plants हैं, in those solar plants we convert the solar energy into electricity. State the uses of manganese. तो मैग्नीज का जो मेन यूज होता है, it is used to make steel. Manganese is mainly used in the production of steel. Steel is used in construction of railway as it is flexible and strong. रेलवे स्टील बनाने में इसका यूज होता है। मैग्नीज मिक्स्ड स्टील इज यूज्ड इन ब्लास्टिंग ऑफ रॉक्स एंड ग्राइंडिंग मशीन्स। मैग्नीज को मिक्स करके जो हम एलॉय बनाते हैं उसका हम यूज करते हैं रॉक्स को ब्लास्ट करने में, ग्राइंडिंग मशीन बनाने में। In small scale industries also, manganese is used mainly in bleaching powder, insecticides, paints, batteries, glass and printing industry. ये याद रखना, bleaching powder, insecticide, paint, battery, glass and printing industry. Next question is, how many shipbuilding centers are there in India? Which are they? तो पहले तो ये नाम लिख लेना आप लोग, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची, मुंबई एंड मारवा गोवा। मारवा गोवा इज इन गोवा, विशाखापट्टनम, कोलकाता, कोची इज इन केरला एंड विशाखापट्टनम इन तमिलनाडु। मुंबई आप जानते हैं, कोलकाता आप जानते हैं। तो ये शिप बिल्डिंग वहाँ पे होता है जहाँ पे समुद्र का किनारा, क्योंकि शिप बड़े होते हैं उसको वहाँ पे तैयार करके गोदी में उसको तुरंत हम समुद्र में उतार सकते हैं। तो शिप बिल्डिंग इज अ लार्ज इंडस्ट्री एंड रिक्वायर्स अ ह्यूज कैपिटल। द मैक्सिमम साइज ऑफ शिप दैट कैन बी कंस्ट्रक्टेड एट कोची एंड विशाखापट्टनम आर 10,000 डेड वेट टॉनेज एंड 50,000 टन्स रिस्पेक्टिवली। बराबर, यहाँ 10,000 से लेके और 50,000 टन्स तक के शिप्स हम बना सकते हैं। फॉर रिपेयर ऑफ शिप देयर आर 17 ड्राई डॉक्स इन द कंट्री। डॉक्स में बनाया जाता है और वहाँ से हम शिप्स को रिपेयर करने के लिए बुलाते हैं या फिर उसको वापस भेज देते हैं। डिस्क्राइब द एल्यूमिनियम रिफाइनिंग इंडस्ट्री। तो एल्यूमिनियम हैज कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक लाइट वेट, स्ट्रेंथ, मेलिएबिलिटी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड रेजिस्टेंस ऑफ कोरोजन। व्हाट इज कोरोजन? यानी जो जंग लग जाता है वो एल्यूमिनियम पे लगता नहीं है। इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेलिएबिलिटी मीन्स इससे हम एलॉय बहुत ही इजीली बना सकते हैं। इट्स इंपॉर्टेंस हैज इंक्रीज एज द एलॉयस ऑब्टेन आफ्टर मिक्सिंग इट विथ टिन, कॉपर, जिंक एंड मैग्नीशियम आर यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ व्हीकल्स, रेलवे, एयरक्राफ्ट एंड मशीनरी। तो इसका जो एलॉय हम किसके साथ मिक्स करते हैं? टिन, कॉपर, जिंक, और उसका हम व्हीकल्स, रेलवे, मशीनरी, एयरक्राफ्ट बनाने में यूज करते हैं। फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 टन ऑफ एल्यूमिनियम अप्रोक्सीमेटली 6 टन्स ऑफ बॉक्साइट एंड 18,600 किलोवाट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज नीडेड। इसमें सबसे ज़्यादा कॉस्टिंग होता है इलेक्ट्रिसिटी का। ओके, व्हाट इज बॉक्साइट? बॉक्साइट इज ओर ऑफ एल्यूमिनियम। बॉक्साइट को हम प्योरीफाई करते तो उसमें से हमको एल्यूमिनियम मिलता है। नाउ देयर इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी बिहाइंड एल्यूमिनियम। तो जब एल्यूमिनियम इन्वेंट हुआ था इन 15th सेंचुरी, तो ये सबसे वैल्यूएबल मेटल माना जाता था। तो लुईस 17th, ये ही वॉज अ किंग ऑफ फ्रांस, उसने एक बार अपने यहाँ पर बहुत बड़े एक दावत रखी, बहुत सारे राजाओं को बुलाया। उसने सब बहुत सी चीज़ें एग्जीबिशन में रखी थी, बहुत सारा डायमंड्स थे, उसमें एक मेटल का पीस भी था। दैट मेटल वाज एल्यूमिनियम। उसने सबको सोने की थाली में, चांदी की थाली में खाने को परोसा था और खुद एल्यूमिनियम की थाली में खाना खाया था। At that time, aluminium was more valuable than gold and other metals.
इट वॉज द मोस्ट वैल्यूएबल मेटल एट दैट टाइम, क्योंकि उस समय वो मिलता ही नहीं था, उसका प्योरिफिकेशन बहुत ही इम्पॉसिबल टास्क जैसा था। दैट्स वाई इट वॉज मोस्ट वैल्यूएबल मेटल। तो मीन टू से व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू कि टाइम जो हर चीज़ का बदलता है, सबका अपना अपना वक्त आता है। फॉर एग्जाम्पल अभी गोल्ड जो है बहुत ही कॉस्टली है, वाई? बिकॉज इट इज इन स्कार्स, बहुत कम है। मान लो कहीं पे वॉल्केनो इरप्शन होता है, ज्वालामुखी फट जाता है और उसमें से बहुत सारा गोल्ड पृथ्वी पर बिखर जाता है, तो क्या होगा? गोल्ड का प्राइस होगा वो डाउन हो जाएगा। इन फ्यूचर हम ऐसा कर सकते हैं कि कोई मेटल में इसको हम गोल्ड में कन्वर्ट कर सके, तो क्या होगा? गोल्ड की प्राइस डाउन हो जाएगी। सो द इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट आई वांट टू कन्वे यू दैट टाइम सबका आता है। This indicates that location of industry is influenced by the availability of bauxite and inexpensive electricity. तो हम ये इंडस्ट्री को कहाँ पे एस्टेब्लिश करते हैं? जहाँ पे बॉक्साइट बहुत मिल रहा हो, क्योंकि इसका ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, और सबसे इंपॉर्टेंट इलेक्ट्रिसिटी। देयर आर 8 एल्यूमिनियम प्लांट्स इन द कंट्री टुडे। दे आर लोकेटेड इन ओडिशा, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र एंड तमिलनाडु। दे एनुअली प्रोड्यूस अबाउट 6.2 लाख टन्स ऑफ एल्यूमिनियम। ओके, ये फिगर्स डेटा आपको याद रखना है। स्टेट द इकोनॉमिक इफेक्ट्स ऑफ टेररिज्म। टेररिज्म से इकोनॉमी पे क्या इफेक्ट आता है? तो नाउ टेररिज्म हैज बिकम अ ग्लोबल प्रॉब्लम, पूरी दुनिया का लिए हेडेक बन गई है टेररिज्म और टेररिस्ट। आफ्टर इंडिपेंडेंस टेररिज्म हैज इंक्रीज इन वेरियस स्टेट्स विद वेरिएड डिमांड्स। इट हैज एडवर्स effects on the national integrity and progress of a country. Terrorism has a negative effect in many fields. The effects on economic fields are regional economy is directly affected by the terrorism. One example is Jammu Kashmir. जम्मू कश्मीर में बड़े बड़े इंडस्ट्री आपको देखने को नहीं मिलेगी, क्योंकि वहाँ के जो लोकल लोग हैं दे ऑल्सो सपोर्ट टेररिज्म। तो वहाँ पे कोई भी बड़ी इंडस्ट्री कोई भी डालेगा नहीं, कोई भी इन्वेस्टर, कोई भी इंडस्ट्रियलिस्ट अपना पैसा वहाँ पे इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो वहाँ पे कोई भी आपको इंडस्ट्री देखने को नहीं मिलती है। रीजनल इकोनॉमी इज डायरेक्ट, बिजनेस कम्स टू ए स्टैंड स्टिल एंड इट्स प्रोग्रेस इज हैम्पर्ड। एक समय था जब इंडियन गवर्नमेंट को पर डे 1200 करोड़ रुपीस का खर्च होता था जम्मू कश्मीर में। जो आर्मी इतनी डिप्लॉय करके रखी गई थी, इतना सारा पैसा इन्वेस्ट होता था। बिजनेस जब देखिए टेररिज्म बढ़ेगा तो बिजनेस कोलैप्स हो जाता है। ड्रग ट्रैफिकिंग एंड इंटरनेशनल रिलेशंस अमंग टेररिस्ट ब्रिंग ब्लैक मनी इन द कंट्री। नाउ जो टेररिस्ट हैं वो जो अपनी एक्टिविटी है उनके लिए उसको चाहिए पैसा, तो क्या करते हैं? ड्रग ट्रैफिकिंग करते हैं, बराबर, और इलीगल वेपन्स वो लोग सेल करते हैं। Some terrorist organizations extort money and from businessmen, employees and rich people by force. Extortion मतलब क्या था? मनी एक्सटोर्शन यानी धमकी देते हैं और पैसा उगाते हैं। People migrate elsewhere for business due to inadequate food. People divert to drug addiction and robbery. अब देखिए जहाँ पे टेररिज्म होगा वहाँ बिजनेस नहीं है, तो बिजनेस नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, एम्प्लॉयमेंट नहीं है तो वहाँ के लोग क्या करेंगे? दे विल माइग्रेट टू दी अदर प्लेसेस इन सर्च ऑफ जॉब। ओके, एंड वहाँ पे जब बिजनेस नहीं है, जॉब नहीं है, तो लोग भूखे मरेंगे एंड दे विल टर्न टू ड्रग्स एंड दे विल इंडल्ज इन द इलीगल एक्टिविटीज। द गवर्नमेंट हैज टू स्पेंड करोड्स ऑफ रुपीज टुवर्ड्स सिक्योरिटी एंड प्रोटेक्शन अगेंस्ट टेररिज्म। To fight against terrorism, due to this, the project of public utility are reduced to lesser proportion. अब as I have told you कि जम्मू कश्मीर में पर डे 1200 करोड़, ये जो डेटा दे रहा हूँ मैं आपको 2000 का, ईयर 2000 का है, उस समय इतना खर्च होता था। अब ये जो पैसा था गवर्नमेंट अगर डेवलपमेंट में खर्च करती तो जम्मू कश्मीर कहाँ से कहाँ चला जाता। So it causes price rise and may also create a scarcity of essential commodities. अब देखिए गवर्नमेंट को अपना जो टेररिज्म से बचाने के लिए लोगों को ये पैसा खर्च हो रहा है,
अब ये पैसा बढ़ता ही जाता है तो प्राइस राइज होती है और जो लोगों को जो कमोडिटीज है वो मिलती नहीं है. Once again I repeat, this is a very lengthy question, so you have to keep in mind that you have to write this question for 2 marks. So once again 5 points are sufficient. Okay? ये आपको लेंथी आंसर क्यों दिए गए हैं कि आप इतने सारे पॉइंट्स पढ़ोगे, बराबर. अब जो सिलेबस है समुंदर जितना है, आप पढ़ते हो नदी जितना, और बराबर, और एग्जाम में जाते जाते एक पानी की डोल जितना बचता है और चले आप लिखते हो एक चम्मच जितना. ओके, तो इसलिए मैं आपको समुंदर जितना पढ़ा रहा हूं, आप नदी जितना याद कर सको इसलिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टेररिज्म लीड्स टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोसाइटी, एक्सप्लेन द टर्म. डिसइंटीग्रेशन यानी कि लोगों में एक दूसरे में विश्वास नहीं रहता है. तो टेररिज्म क्रॉसिस नेशनल बाउंड्री एंड इज स्प्रेड ऑन इंटरनेशनल एरिना. एज आई हैव टोल्ड यू दैट टेररिज्म इज ए ग्लोबल प्रॉब्लम. Okay, अब now we know that terrorism is influenced by particular religions. तो एक रिलीजन वाले उसको सपोर्ट करते हैं तो दूसरे रिलीजन वाले जो है वो उसके अगेंस्ट में जाएंगे, उसके अगेंस्ट में खड़े होंगे, तो देयर विल बी डिसइंटीग्रेशन इन सोसाइटी. इट कैन बी अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ वंस ऑन कंट्री और अदर कंट्रीज. ये टेररिज्म होता है, ये खुद की गवर्नमेंट के खिलाफ होता है या दूसरी गवर्नमेंट के खिलाफ. Insurgency is carried out with the help of local people. As I have told you, in Jammu Kashmir, the terrorists were supported by the local people of Jammu Kashmir. Okay, or especially by Kashmir. In way, insurgency is a local form of terrorism, whereas terrorism has a wider form. So you have to आप स्टडी करके अपने ढंग से पॉइंट बना करके लिख सकते हो. Okay. So friends, here we end our topic, and I am sure that you like this video very much. Thanks for watching. Have a very nice day.